चलिए एक टर्म और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। हमारे एक स्टूडेंट ने सवाल किया, हमने एक खबर शेयर की, उसमें उन्होंने सुना और पूछा कि सर गिग इकॉनमी क्या होती है या गिग वर्कर क्या होता है। गिग इकॉनमी या गिग वर्कर क्या होता है, बहुत ही आराम से आपको समझाएंगे, बिल्कुल मत हड़बड़ाना। सबसे पहला सवाल ये है कि ये गिग वर्क ये गिग वर्ड कहाँ से आया होगा। देखिए ये वर्ड आता है म्यूज़िक की फील्ड से। म्यूज़िक, डांस बैंड, इनकी फील्ड से आता है। क्या है ये वर्ड? ये वर्ड उस आर्टिस्ट या उस टैलेंट या उस परफॉर्मर से जुड़ा हुआ है जो सोलो या इंडिविजुअल आर्ट परफॉर्म कर रहा है या इंडिविजुअल टैलेंट परफॉर्म कर रहा है। ओके, इंडिविजुअल पीस ऑफ परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल पीस ऑफ टैलेंट, इंडिविजुअल पीस ऑफ आर्ट। डन हो गया? अब आप कहेंगे ठीक है जी, समझ आ गया, इट इज एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल टैलेंट, इंडिविजुअल आर्ट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। द वर्ड गिग इज एसोसिएटेड विद दैट। बेसिकली दिस वर्ड स्टार्टेड विद द म्यूजिक डांस इंडस्ट्री। अब हम इसको इकोनॉमी और वर्कर से कैसे जोड़ते हैं? देखो, हम ज़्यादातर जब वर्कर्स का डिस्कशन करते हैं तो हमें दो तरह से वर्कर सुनने को मिलते हैं। सबसे पहला जो वर्कर रहता है वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से एसोसिएटेड वर्कर है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहिए आप। इनका नेचर ऑफ जॉब क्या रहता है? देखो, ये रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, तो ये रेगुलर जॉब करते हैं, तो दे आर रेगुलर एम्प्लॉय। इनको रेगुलर सैलरीज मिलती हैं, तो ये रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं। सेकंड, इनको बहुत सारे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, पेंशन मिलती है, ग्रेच्युटी मिलती है, फंड्स मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड्स मिलते हैं, तमाम चीज़ें मिलती हैं। फिर इनकी वर्किंग कंडीशंस भी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। इन्हें सारे हॉलीडेज़, लीव्स, कैश लीव्स, प्रिविलेज लीव्स, सब कुछ मिलता है। सो ऑल द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनाइज्ड जॉब इनको अवेलेबल होते हैं। दे आर द ऑर्गेनाइज सैलरीड वर्कर। अब इसी कंपनी में, इसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी और वर्क प्लेस में देर आर वर्कर्स दोज हु आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उनकी जॉब का नेचर अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है कि उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं ऑफ़र होता। आई बात समझ में? रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि वो रेगुलराइज्ड नहीं होते। इसका मतलब जो एम्प्लॉयमेंट से एसोसिएटेड गवर्नमेंट के स्टेटेड या डिक्लेयर्ड बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स उनको नहीं होते। वो भी वर्किंग आवर्स उतने ही लगा रहे हैं, मान लीजिए। सो दे आर एसोसिएटेड विद द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग आवर्स। सुबह आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं काम पे, बट ये है कि इनके वर्किंग आवर्स 8 घंटे रेगुलेटेड नहीं होते। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर के वर्किंग आवर्स 8 आवर्स के हिसाब से रेगुलेटेड होते हैं। इनके वर्किंग आवर्स 10-10, 12-12 घंटे तक चले जाते हैं, तो एक्सप्लॉयटेशन होता है। मैंने कहा ना, वर्किंग कंडीशंस के बेनिफिट नहीं मिलते, रेगुलराइज जॉब के जो बेनिफिट्स हैं इनको नहीं मिलते। फिर हायर एंड फायर मैकेनिज़्म फॉलो होता है, जब चाहे हायर कर दें, जब चाहे निकाल भी दें। फिर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, क्योंकि कोई सर्विस टेन्योर नहीं होता, तो फिर रिटायरमेंट कैसा होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लीव्स और अदर बेनिफिट से एसोसिएटेड बेनिफिट इन्हें नहीं मिलते, जैसे लीव एंड फेयर कंसेशन, LFC मिलना, प्रिविलेज लीव्स, कैश लीव्स, कैजुअल लीव्स, ऐसी चीज़ें इनको उपलब्ध नहीं होती। सिक लीव्स, है ना, ESI कार्ड जैसी चीज़ें बनना, तमाम चीज़ें इनको नहीं होती। लेकिन इन दोनों वर्कर्स में एक सिमिलैरिटी हो सकती है। वो सिमिलैरिटी ये हो सकती है कि दोनों वर्कर वर्किंग आवर्स के लिए पे किए जा रहे होंगे। अब दोनों वर्कर्स को पे कर रहे हैं वर्किंग आवर्स के लिए,
वो बात ये है कि इसके वर्किंग आवर्स बड़े रेगुलराइज्ड हैं ऑर्गेनाइज्ड के, और अनऑर्गेनाइज्ड के रेगुलराइज नहीं है उतने. सो यू आर पेइंग देम फॉर देयर वर्किंग आवर्स. सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, इट इज़ द पॉसिबिलिटी कि ये दोनों जिस किसी एक एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉयड हैं उसी के पास एम्प्लॉयड रहें थ्रू आउट देयर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मतलब वो जो एक एम्प्लॉयर है एक समय के दौरान ये उसी एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉयड है. जब ये एम्प्लॉयर शिफ्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो फिर ये उस दूसरे एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉयड होंगे. तो इट मीन्स दे हैव एम्प्लॉयमेंट, they have employment based job, they are associated with the company on the basis of the working hours. फ़र्क ये है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी हासिल कर रहा है जो कि रेगुलराइज्ड कैरेक्टर की है, कई सारे पर्क्स, एमोलिमेंट्स एंड बेनिफिट्स के साथ, और दूसरा इस तरह की सैलरी हासिल नहीं कर रहा है. जैसे मान लीजिए और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक वर्कर किसी बैटरी वाली दुकान पे लगा है, बैटरियां बनाता है, और 300 दिन काम है उसका. सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक का काम है उसका. सो 9 से 6 काम कर रहा है, 300 दिन के लिए काम कर रहा है. एक दिन की भी छुट्टी तो दिहाड़ी मर जाएगी. सैलरी उसको मंथली बेसिस पे मिलेगी. सैलरी इस बेसिस पे नहीं मिल रही कि कितनी बैटरियां बनाई, या सैलरी इस बेसिस पे नहीं मिल रही है कि काम किया 1 घंटा और पैसा ले और जा. वो एम्प्लॉई है उस कंपनी का, उस फर्म का, चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड ही है, उसके साथ कोई बेनिफिट्स एसोसिएटेड नहीं है और उसको सैलरी महीने बेसिस पे मिल रही है. ये सारी चीज़ें, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है और वो इसलिए परेशान है कि देयर आर नो बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इट, देयर आर नो फ्यूचर सिक्योरिटीज़, देयर आर नो पेंशंस, नो ग्रेचुइटीज़, नो वर्किंग कंडीशंस. these are अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर ज़्यादा क्यों परेशान हैं? वर्किंग कंडीशंस आर वेरी पुअर, उनको हज़ार्डस एटमॉस्फेयर में काम करना पड़ता है, उनकी जॉब कंडीशन इनसिक्योर है, जब चाहे निकाले जा सकते हैं, उनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती, लोन्स नहीं मिल पाते ढंग से, उनकी इनकम सर्टेन नहीं है, और दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसके साथ ये सारे बेनिफिट्स हैं. तो आप मोस्टली जब वर्कर्स को देखते हैं तो ये 2 तरह के वर्कर, एक तरफ आपके सामने एक बैंक का कर्मचारी है, रेलवे का कर्मचारी है, आपके पास रिलायंस कंपनी का या टाटा कंपनी का कर्मचारी है, ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर है, और दूसरी तरफ आपके पास हो सकता है कि कोई किसी ने अपनी गाड़ी का ड्राइवर रखा है, हो सकता है कि कोई किसी शॉप पे लगा हुआ है, हो सकता है कि कोई किसी वर्कशॉप पे लगा हुआ है. तो सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर हैं. पर दोनों वर्कर में कॉमन चीज़ ये थी, मंथली बेसिस पे सैलरी ले रहे हैं, आर्ली बेसिस पे काम होता है, शिफ्ट होती है इनकी, शिफ्ट्स के लिए पैसा मिलता है, और इनका एक एम्प्लॉयर है किसी भी एक समय के दौरान, और ये उसकी एम्प्लॉई है. अब सोचो इससे अलग एक तीसरे किस्म का काम करने का मन करे आपका कि यार ये नहीं करना. सोच के देखो, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी गिग वर्कर की, गिग इकॉनमी की. तो गिग वर्कर कौन होते हैं? गिग इकॉनमी क्या होती है? अपना इंडिपेंडेंट टैलेंट लेकर के आते हैं. इंडिविजुअल टैलेंट लेकर के आया एक आदमी अपना, वो टैलेंट दिव्या, वो एक बहुत अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो बहुत अच्छा वेबसाइट डेवलपर है, वो बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, वो स्क्रिप्ट राइटर है, स्टोरी राइटर है, एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, वो बहुत अच्छे केसेस लड़ता है, वकील है, वो एक अच्छा फिजिशियन है, एक अच्छा डॉक्टर है, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टीचर है, एकेडमिशियन है. सो द टीचर्स, एकेडमिशियंस, स्क्रिप्ट राइटर्स, स्टोरी राइटर्स, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफीज, फोटोग्राफर्स, graphic designers, website developers, the lawyers, anybody, they have their individual talent, और वो अपने इस इंडिविजुअल टैलेंट को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यूटिलाइज करना चाहते हैं. अपने मालिक खुद हैं.
9 से 5 की नौकरी उन्हें जचती नहीं, या 9 से 6 की नौकरी उन्हें जचती नहीं। दिहाड़ी बेसिस या घंटे के बेसिस पे काम नहीं करना, मतलब वो किसी कंपनी, किसी एम्प्लॉयर के पास इस तरह से नहीं है कि इतने आवर्स की इतनी सैलरी है। टास्क बेस्ड काम करते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते हैं। हरप्रीत सोच रही है ये मुझे पता करना है ये कैसे होता है। हरप्रीत बताऊं कब होता है? 10वीं 12वीं में जब हम लोगों से वो चार्ट नहीं बनते थे, जब वो मॉडल नहीं बनता था साइंस का, तो किताबों वाले बाज़ार में जाकर के एक आदमी को दे के आते तो कहते थे ये प्रोजेक्ट इतने का। वो प्रोजेक्ट बनाता था, हमसे पैसा लेता था, प्रोजेक्ट दे देता था। वैसे ये गलत काम है, धांधली है, करनी नहीं चाहिए थी। क्या आपने उसको उन आर्स के पैसे दिए जो आर्स उसने लगाए होंगे? हो सकता है उसने आपसे 2 दिन का टाइम लिया पर बनाया उसने आधे घंटे में ही हो। या क्या वो आपका परमानेंट एम्प्लॉई है कोई? या क्या वो आपका नॉन रेगुलराइज्ड कैरेक्टर का कोई एम्प्लॉई है? नहीं, आपने टास्क बेस्ड उसे चुना, उसने टास्क बेस्ड आपको चुना। ही इज़ नॉट योर एम्प्लॉई बट स्टिल ही इज़ एसोसिएटेड विद यू। फॉर वट? नॉट फॉर द आवर्स, नॉट फॉर द सैलरी, फॉर दैट प्रोजेक्ट, फॉर दैट टास्क। आप उसके मालिक नहीं हैं, वो अपना मालिक स्वयं है। वो अपना ही एम्प्लॉयर है और उसके अंदर ही वो अपना ही एम्प्लॉई है। ये उसकी खासियत है, इसे इंडिविजुअल टैलेंट। 4 दिन काम करके पैसा कमा लिया, अब 3 दिन रेस्ट करने का मन है, 3 दिन घूमने जाने का मन है। ऑर्गेनाइज सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर ये कर सकता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर तो ये कर ही नहीं सकता। लीव अप्लाई करो, मिले ना मिले डिपेंड, रीज़न बताओ। वो ये नहीं कह सकता सर मेरा बहुत हो गया जी, 4 दिहाड़ी इस हफ्ते की लग गई हैं, तनख्वाह ही मेरी 1.5-2 लाख हो रखी है, काट लेना आप, मैं खुश हूँ इतने में। कहेंगे नहीं बेटा, सर्विस कंडीशंस हैं, 1-2 दिन, 2 दिन से ज़्यादा सिक लीव नहीं चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। 3 से ज़्यादा कैजुअल लीव एक साथ में नहीं अप्लाई कर सकते, 1 महीने में इससे ज़्यादा प्रिविलेज लीव नहीं ले सकते। ये सब कंडीशंस हैं और रीजंस बताओ। और बैंक में तो बड़ा मुश्किल है छुट्टी। तो वो ये कह रहा है शिट, पैसा खाते में सब कुछ है, फिर भी सर्विस कंडीशन से बाउंड काम पे जाना ही पड़ेगा, छुट्टियाँ नहीं मिलती। सरकारी टीचर, सरकारी बैंक, सरकारी क्या करें? अरे भाई छुट्टियाँ नहीं मिलती, बड़ा मुश्किल है आजकल। आप उन्हें ये नहीं कह सकते पैसा तो बहुत है, आपके साथ ज़िंदगी जियो ना। कहेंगे यार छुट्टियाँ मिले तो जिए। बगल में बैठा है गिग वर्कर, कहते भाई आप बड़े, मतलब जब कोई समारोह होता है, कोई फंक्शन, आप आ जाते हो। कहता हाँ क्यों, मतलब कैसे, मतलब पैसा बहुत है? कहते जब बहुत हो जाता है फिर मैं आ जाता हूँ, मैं किसी की सर्विस कंडीशन से बाउंड नहीं हूँ, मुझे काम करके देने का मैं करके दे देता हूँ। जब मुझे दिखता है कि 2 दिन बाद मुझे कहीं जाना है, रात भी लगानी पड़े लगा देता होता हूँ। मुझे फ़ोटोग्राफी करनी थी मैंने कर दिया, मुझे शूट करना था मैंने कर दिया, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी थी मैंने कर दी, वेबसाइट डेवलपमेंट करनी थी मैंने कर दी, ये मेरे काम थे मैंने कर दिया, और अब मैं 3 दिन मज़े में हूँ। कहते फिर आगे? कहते आगे देखते हैं कोई नया प्रोजेक्ट, आगे देखते हैं कोई नया टास्क। लाइन में हैं 3-4 बंदे, क्लाइंट हैं, बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मिला तो कर लेंगे, पर अभी तो 4 दिन छुट्टी पे हम मौज में हैं, 4 दिन कोई काम नहीं। अपने बॉस खुद ही आ जाते हैं अपना इंडिविजुअल टैलेंट लेके, कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, कहीं भी, ना कोई दफ्तर ना कोई कुछ, ना कहीं एक जगह पे जाके सुबह पंच इन करते हैं ना पंच आउट करते हैं, ना कोई रिपोर्टिंग टाइम ना कोई एग्जिट टाइम, बस काम पूरा करके देते हैं। क्लाइंट के साथ डीलिंग होती है कि इस तारीख को इतने बजे तक मिल जाएगा, मिल जाएगा। इन बिटवीन क्लाइंट फ़ोन ना करे, तंग ना करे कि सोया हुआ है, अरे मैं सोया हूँ जाग रहा हूँ, काम हो जाएगा, थोड़ा शांत रहे, काम बात हुई थी ना, काम की बात हुई थी, काम हो जाएगा। ये खासियत। तो आप कहेंगे सर ये सारे मतलब बढ़िया बढ़िया प्रोफेशन है, इसमें आ जाओ। एक राइड ओला की, एक राइड का पैसा, मूड ख़त्म, नहीं लेने का राइड, अब जा रहा हूँ घर रात को, ख़त्म कहानी। ओला वाले फ़ोन कर रहे हैं भाई किधर जा रहे, कहाँ जा, बस राइड ख़त्म, क्लोज़ मेरा आज क्लोज़। 2 राइड जोमेटो की, 2 राइड में काम ख़त्म, तीसरा ऑर्डर नहीं चकना। कहते भाई ऑर्डर बज रहा है तेरी तरफ, उठा ले, कहते नहीं उठाना, बर्थडे बेबी का, उधर जा रहा हूँ।
बेबी मेरा घर का बच्चा, बेबी के बर्थडे पे जा रहा हूँ, राइड के हिसाब से पैसा, डिलीवरी के हिसाब से पैसा। ये भी अपना मालिक खुद ही है भाई, ये भी अपना ही टैलेंट लेके खुद ही आया है। ये भी हैं गिग वर्कर, ये भी हैं वही लोग, ये सारे जोमेटो, स्विगी, ये सब, ये रैपिडो, ये ओला राइड, ये सब। काम ख़त्म करो, रकम लो, जाओ। घंटों के हिसाब से नहीं, काम के हिसाब से पैसा, महीने के हिसाब से नहीं, फिर वही बात, काम के हिसाब से पैसा। अपने मालिक खुद ही हो। अब इसे हर जगह फिट करके देख लेना। तो फिर इस तरह से ज़रूरी है किसी एक समय में ये एक ही एम्प्लॉयर को सर्व करें? दे कैन सर्व मैनी एम्प्लॉयर्स। तो आप देख सकते हैं वही जोमेटो वाला जोमेटो भी बजा रहा है और रैपिडो की राइडें भी चला रहा है। वो कह रहा है इधर ऑर्डर भी लेके आ जाइए, इधर बंदा भी जाकर लेगा। या वो कह रहा है कि दिन को जोमेटो, रात को रैपिडो, दो एम्प्लॉयर हैं उसके, 3 भी हो सकते हैं। या दूसरी बात, एक फोटोग्राफर 4 लोगों को प्रोफेशनल फोटोग्राफी सर्विसेज दे रहा है। जैसे 4 स्टूडियो हैं आपके शहर में, चारों को एक ही कैंडिड फ़ोटो शूट करने वाला आदमी पसंद है क्योंकि उसका स्किल बहुत है, टैलेंट, और वो चारों को अपनी सर्विस देता है। नौकरी किसी की पास नहीं करता, उनके टास्क टेबल पे आता है, ऐसे खड़काता है पैसे। 2 दिन कैंडिड किया था आपका, 2 दिन के पैसे लिए गया। उसको फ़ोन कर रहे हैं, यार एक और शूट आ गया, एक और कैंडिड आजा कैंडिड आजा, एक और शूट है। कहता मनाली में सुना है बर्फ़ पड़ी है, जा रहा हूँ मैं। कहते आजा, तेरे मिन्नतें करते हैं तेरे हाथ। कहता मनाली की बर्फ़ अगले साल ही आएगी, अब जेब में पैसा बहुत है अपनी आने का। लेकिन यही सैलरीड एम्प्लॉई होता, रेगुलर होता है या अनऑर्गेनाइज होता है, अनऑर्गेनाइज। उसे कहते बेटे फिर ऐसा है तो मनाली रह ली फिर, ठीक है ना, कल यहाँ घुसने की जरूरत नहीं फैक्ट्री गेट के अंदर, चल। गिग वर्कर क्या कह रहा है, नहीं मूड नहीं है, नहीं आना। कितनी फ्रीडम, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, कितनी इंडिपेंडेंस। तो ये जो फ्रीडम है, ये जो इंडिपेंडेंस है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये चीज़ पसंद है कईयों को, चाहिए उन्हें, ये इसकी खूबियाँ हैं। तो ऐसे तमाम फ्रीलांसर्स आपको दिखते होंगे, अलग अलग न्यूज़ चैनलों के लिए फ्रीलांसिंग करते हैं, खबरें बनाते हैं, इकट्ठी करते हैं। 4 माइक आईडी पकड़े हो, कहते तुसी केड़ा चैनल? 4-5। अच्छा, फ्रीलांसर, आई एम अ फ्रीलांसर। और आप ये क्यों कर पा रहे हैं? आई एम एन इंडिविजुअल टैलेंट। कहते तो कहते दबा के काम करता हूँ, प्रोजेक्ट बेस्ड। उसके बाद फिर अपने टैलेंट पे वर्क करता हूँ, खुद की ग्रोथ करता हूँ, एनरिचमेंट करता हूँ, फिर फील्ड में आता हूँ, और ना भी करूँ तो नहीं आता हूँ, मेरा मन है। कहते ओके, वेरी गुड। कोई परमानेंट नौकरी, कोई जॉब सिक्योरिटी, कोई रेगुलरिटी। कहता कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई परमानेंट नौकरी नहीं, कोई वर्किंग आवर नहीं, मेरे ज़रूरत ही नहीं मुझे इन चीज़ों की। तो ये नेगेटिव्स भी हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, परमानेंट जॉब्स नहीं है, कई बार ये सर्विस कंडीशंस ना होने के कारण फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी प्रॉपर नहीं बन पाते, लोन्स वगैरह में भी दिक्कत आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ उनके लाभ हैं, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, अपने मालिक खुद हैं, अपनी रजा में रहते हैं, आज़ादी में रहते हैं। अब आप सोचेंगे सर ये हुआ कैसे? इसमें विन विन सिचुएशन किसके लिए है? दोनों के लिए है, बिजनेस हाउस के लिए भी और टैलेंट के लिए भी। कैसे? डिजिटलाइजेशन हो जाने की वजह से और मोबाइल टेलीफोनी आने के कारण। तो मोबाइल टेलीफोनी एंड डिजिटलाइजेशन ड्यू टू इंटरनेट। सो इंटरनेट, डिजिटलाइजेशन, मोबाइल टेलीफोनी, इन 3 चीज़ों के आने की वजह से आज मुझे कुछ भी प्रोडक्ट डेवलप करना है, उसके लिए मुझे दुनिया भर के बेस्ट सॉफ्टवेयर कोडिंग वर्कर चाहिए। तो मैं लिंक्डइन या किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जाऊंगा और मैं उनसे ये काम ले लूँगा, दुनिया भर से जुड़ जाऊँगा। मुझे 6 लोग मिले, मुझे 6 पसंद आए, 6 शॉर्टलिस्ट किए, अपने कैफ़े में बैठ के, अपने दफ्तर, अपने घर में बैठ के, अपने बेडरूम में जहाँ से भी काम करें,
मेरा ऑफिस स्पेस का खर्चा बचा, उनको यहाँ चाय पानी डिस्पेंसर लगाने का खर्चा बचा, उनका तेल गाड़ी घोड़ा खर्चने का खर्चा बचा, उनका भी मेरा भी। तो वर्क फ्रॉम होम करो और लाइबिलिटी लेने की टेंशन खत्म। प्रोजेक्ट बेस जुड़ा है, काम करेगा, अपनी इनपुट डालेगा, प्रोजेक्ट खत्म करेगा, जाएगा, पेमेंट करेंगे, अच्छा लगेगा टर्म्स एंड कंडीशन, अगली बार फिर आ जाएगा, वरना और बंदे हैं, और वो भी फ्री है। उसको सुबह कहीं जाना है पार्टी पे, शाम को काम कर लेगा, उसको शाम को जाना है दोपहर को कर लेगा, उसे शाम दोपहर सुबह दोनों जाना, अर्ली मॉर्निंग उठ के कर लेगा, फिर ट्रिप पे निकल जाएगा। वो सुबह 5 से 10 बजे तक काम करता है, सुबह 5 से 10 बजे तक राइड करता है, 10 बजे से 5 बजे तक काम करता है, और फिर शाम को 6 बजे से 7 बजे तक लोकल बाज़ार घूमता है। वो इंडिया घूम रहा है और उसकी जॉब भी चल रही है। मेरा एक स्टूडेंट है, ऐसा ही कर रहा है, सुबह 5 घंटे की राइड, फिर सारा दिन वर्क फ्रॉम होम जहाँ पर भी बैठा है, और शाम को लोकल बाज़ार घूमना, फिर रेस्ट करना रात को। गिग वर्कर वो ऑडियो बोर्ड्स तैयार करते हैं अलग अलग कंपनी के लिए, सबको अपनी अपनी सेवा देते हैं, इज़ इंडिविजुअल टैलेंट। तो इस तरह से वर्ल्ड के बेस्ट टैलेंट आप जोड़ सकते हैं एक प्लेटफॉर्म के अंदर, कहीं से भी। सो एक्सेस टू द प्लेटफॉर्म बढ़ा है, एक्सेस टू द नॉलेज बढ़ा है इससे, एक्सेस टू द स्किल सेट बढ़ा है इससे, कॉस्ट इफेक्टिव हुआ है ये बड़ी बात है। बहुत सारे ओवरहेड कॉस्ट और एक्सपेंडिचर्स इससे घटे हैं। उन लोगों के लिए अपने होम टाउन को छोड़ने की ज़रूरतें ख़त्म हो गई हैं। उनकी वर्क लाइफ बैलेंस का जो इशू चल रहा था वो मैनेज हो गया। वो सोशल टाइम, घूमना फिरना, इन चीज़ों को भी बिता सकते हैं, दे सकते हैं, वो इन्जॉयमेंट भी कर सकते हैं और अपनी चॉइस का पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन वही बात, जॉब सिक्योरिटी में इशू है, कब सेक्टर फ्रेजाइल हो जाए पता नहीं, कब अनसर्टेनिटीज़ आ जाए पता नहीं, और एक हैबिट ना ऐसी डेवलप हो जाए, डेलिंक्वेंसीज ना आ जाए। तो खुद को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, खुद को डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर गिग वर्कर यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं, फिर ओवर इंटेलिजेंस हो जाती है पार्टीज़, डिस्कोज़ और बाकी चीज़ों में, फिर कई बार कर्जे भी चढ़ जाते हैं, समस्या आ जाती है। और एकदम से प्रोजेक्ट मिले ज़रूरी भी नहीं है। आप प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं, फिर कई बार इनके मुंह से सुनेंगे यार 2 महीने हो गए कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहा है, एक प्रोजेक्ट लग जाए ना मेरा, एक प्रोजेक्ट यूँ रफा दफा कर दूंगा सारे पैसे। तो कई बार इनके मुंह से सुन रहे होते हैं, प्रोजेक्ट लगाने की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट लगन दे मेरा बस। ओके, तो ये चुनौतियाँ भी हैं। जॉब का क्या है, स्टेबल इनकम है, कंटिन्यूटी में है, खर्चे उस हिसाब से तय कर सकते हो, रिकॉर्ड बनता जाता है। लोन वगैरह की ज़रूरत है तो उनको दिखता है स्टेबल इनकम है इसकी, वो लोन भी दे देते हैं। इधर बैंक दे रहा है, एक प्रोजेक्ट आया 2 महीने पहले, 6 महीने से कुछ आया ही नहीं इसको, अब आगे भी पता नहीं आना, क्लियर नहीं है भाई। ये दिक्कतें हैं सारी। तो कुछ दिक्कतें हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, पर दुनिया भर में इस समय बोलबाला है गिग इकोनॉमी का, गिग वर्कर का। अब जिस सोसाइटी में तो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, टैलेंट बढ़ रहा है, एजुकेशन पे और ह्यूमन कैपिटल पे खर्चा हो रहा है, वहाँ पर तो ये गिग इकोनॉमी, वर्क लाइफ बैलेंस जैसी बातें सुनने में अच्छा लग रहा है। उन लोगों को अपनी मर्जी की इनकम और उसके बाद अपना प्लेजर और घूमने फिरने का समय भी मिल रहा है, और वो फ्रीलांसिंग सर्विसेज देके अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। लेकिन जिन इकोनॉमी में ई कॉमर्स जैसी चीज़ें बढ़ रही हैं डिजिटल पेनिट्रेशन के कारण, इंटरनेट और टेलीफोनी के कारण, बट साइमल्टेनियसली स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, साइमल्टेनियसली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ढंग से नहीं हो रहा है, और साइमल्टेनियसली जो लॉज हैं, जो रिजिम्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर को लेके, वो कमज़ोर चल रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसी बेहतर स्किल डेवलपमेंट ना होने के कारण, बेहतर कंपनियों के ना आने के कारण, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना क्रिएट होने के कारण अब हो ये रहा है कि ई कॉमर्स के क्षेत्र में ही ज़्यादा से ज़्यादातर लोग गिग इकोनॉमी का एक्सपेंशन देख रहे हैं। हर दूसरा आदमी या तो कोरियर सप्लाई कर रहा है, या तो जोमेटो लगा हुआ है, या रैपिडो लेके बैठा है, या स्विगी वाला है, या कुछ। इस मैनर में गिग का एक्सपेंशन इज़ वरी समथिंग। Not every gig worker is earning good. Not every gig economy is good economy. It's a matter of worry. You need to think very carefully कि कौन से सेक्टर में गिग एक्सपेंड हो रही है। गिग वर्कर का नेचर ऑफ वर्क क्या है यहाँ पर, ये देखना जरूरी होगा। कैरेक्टर क्या है उसका, वो कौन सी सेवाएं दे रहा है, हाई स्किल्ड सर्विसेज दे रहा है, हाई अर्निंग सर्विसेज दे रहा है, क्रिएटिव सेक्टर्स में है, उसकी एनरिचमेंट हो रही है, इनफ अर्न कर पा रहा है, प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट के गैप के क्वेश्चंस को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, इनकम स्टेबिलिटी मेंटेन कर पा रहा है। जब जहाँ पर हैंड टू माउथ चल रहा है,
और सारा दिन विदाउट प्रोटेक्टिव गियर बाइक्स पे घूम रहे हैं, हेल्थ डिमिनिश हो रही है, एक एक राइड के इतने कम पैसे, ऑर्डर कैंसिल पे कैंसिल, और बुरे हालत, बाइक भी अपने मेंटेनेंस भी अपनी, वियर एंड टीयर अपना, सारा कुछ। ऐसे में हेल्थ पे टोल है, पोल्यूशन का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं हो रही यहाँ पर। इफ़ यू आर ग्रोइंग इन दिस मैनर, दिस गिग, कपिल शर्मा की फिल्म भी आई थी इसमें, वो गिग वर्कर बना था। दिस गिग इज़ अ मैटर ऑफ वरी इन इंडिया, दिस गिग इज़ अ मैटर ऑफ वरी। अलग अलग राज्य सरकारें और केंद्र सरकार गिग इकॉनमी और गिग वर्कर के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए रेगुलराइजेशंस ला रही हैं, बहुत से रेगुलेशंस आ रहे हैं। एक दिन हम उन पे भी चर्चा करेंगे कि उनकी भी आमदनी सुनिश्चित की जाए, सिक्योर की जाए, उनकी वर्किंग कंडीशंस बेहतर किए जाएं, वो फ्रेजाइल ना हो जाए। तो कुल मिलाकर के ये सारा गिग था। गिग आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। अमेरिका में, वर्ल्ड की डेवलप्ड इकोनॉमी में ये एक पैरामाउंट स्केल पे पहुंच चुका है और दुनिया भर में इसका एक्सपेंशन होना है। आने वाले दिनों में ऐसे ही काम मिलेंगे। हमें बहुत से लोग अप्रोच करते हैं, जैसे बड़े बड़े चैनल, एडिटेक प्लेटफॉर्म्स, कि आप हमें लेसन बेस्ड, सब्जेक्ट बेस्ड सर्विसेज दीजिए, बस आप इतने दिन का टाइम ले लीजिए, उसमें जब आपको सही लगे इतने ये बुक के चैप्टर्स कवर करके आप भेज दीजिए, आप बता दीजिए आपको लेना क्या है। इट्स द टाइम ऑफ गिग। उनकी रिक्वायरमेंट मुझसे क्या है कि मैं गिग सर्विस प्रोवाइड करूँ। मेरा टैलेंट वो यहीं से ले लेंगे, जलंधर से बैठे बैठे। मैं चैनल्स के नाम, प्लेटफॉर्म्स के नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि कोई ऐसे ऑफिशियल करार तो नहीं है हमारे उनके साथ। बट अगर मैं उन्हें वो लेसन्स देता हूँ और मैं पर लेसन चार्ज कर लेता हूँ या पूरा बंडल ऑफ चैप्टर्स बना के चार्ज कर लेता हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ, आई एम अ गिग वर्कर एंड इट्स अ गिग इकॉनमी, बट आई एम अ हाई स्किल्ड वर्कर। मैं एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ इस मायने में। तो ना तो मुझे उन्होंने बताया और एम्प्लॉई एनरोल किया, ना मेरी तरफ उनकी कोई सैलरी लाइबिलिटीज़ है, ना कोई वर्किंग कंडीशंस की लाइबिलिटीज़ है, ना मैं उनके हाथों बाउंड हूँ, अपना मालिक स्वयं ही हूँ। एक प्रोजेक्ट हमारे बीच क्रैक हुआ है, उसको लेकर के मेरी बाउंड लाइबिलिटी है, वो मैं निभा दूंगा। दैट्स द थिंग। अलग अलग क्षेत्र में ऐसा होता है। डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, सो दे आर नॉट एम्प्लॉय टू दैट फर्म, दे आर एसोसिएटेड विद दैट फर्म, प्लीज अंडरस्टैंड। They are not getting remuneration for the hours they are going to devote. They are going to get remuneration for the project that they are going to render. Please understand that. They are not going to earn for the hours they have devoted, for the project they are going to accomplish. This is a big difference. Okay? It's the gig economy, it's a gig worker. Thank you so much.